नमस्कार मित्रों। टीसीपी और राइट टू रिकॉल के संबंध में एक एफएक्यू आया था कि टीसीपी में कोई आदमी एफिडेविट दर्ज कराने जाता है तो कलेक्टर की कचहरी में एफिडेविट दर्ज कराने जाता है जो कि टीसीपी का क्लॉज 1 है, तो क्या उसमें गुंडों का उपयोग नहीं हो सकता दबाने के लिए जैसे आरटीआई में हो रहा है? तो और दूसरा कि जब सैकड़ों लोग एसएमएस से या पटवारी की कचहरी में जाके हाना दर्ज करते हैं तब गुंडों का इस्तेमाल नहीं हो सकता उनको दबाने के लिए। तो पहले तो टीसीपी किस चीज़ के लिए है? वो एक बड़े इश्यू के लिए है, वो पर्सनल प्रॉब्लम के लिए नहीं है। पर्सनल प्रॉब्लम के लिए ज्यूरी सिस्टम है, ऐसा नहीं है कि पर्सनल प्रॉब्लम के लिए कोई सॉल्यूशन नहीं है। पर्सनल प्रॉब्लम के लिए ज्यूरी सिस्टम, ग्रांड ज्यूरी सिस्टम वो सब है। टीसीपी किस चीज़ के लिए है कि नेशनल लेवल पे कम से कम 5 करोड़ से लेके 50 करोड़ लोग उसमें इंटरेस्टेड है हाँ दर्ज कराने में। स्टेट लेवल पे मान लो गुजरात जैसा कोई 6 करोड़ का स्टेट है तो उसमें कम से कम 60 लाख से लेके 3-4 करोड़ लोग हाँ दर्ज कराना चाहते हैं। और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे 15-20 लाख का डिस्ट्रिक्ट है तो इसमें कम से कम 2 लाख से लेके 10 लाख लोग उस पर हाँ दर्ज कराना चाहते हैं। ये पब्लिक इश्यू के लिए है टीसीपी और राइट टू रिकॉल दोनों। प्राइवेट कंप्लेंट के लिए ज्यूरी सिस्टम है। तो अब कोई ऐसी नेशनल इश्यू है जिसके लिए 2 करोड़ से लेके 10 करोड़ लोग हाँ दर्ज कराना चाहते हैं तो एफिडेविट दर्ज कराने के लिए भी 100, 200, 500, 10,000 लोग तैयार हो जाएंगे। तो गुंडे कितनों को दबा पाएंगे? फिर दूसरा, आरटीआई एक्टिविस्ट मर रहे उसका कारण क्या है या उनको पीटा जाता है उसका कारण क्या है? क्योंकि आरटीआई में ये प्रोविजन रखा गया है कि आप आरटीआई एप्लीकेशन वापस खींच सकते हैं जो टीसीपी में नहीं है। टीसीपी में एक बार जो एफिडेविट कलेक्टर की कचहरी में गई अब उसको कोई वापस नहीं खींच सकता सिवा कि कोर्ट में जाके प्रूव हो कि ये डिफेमेशन है, इसमें गलत बात कही गई है, तो कोर्ट ऑर्डर से वो वापस वो कैंसिल हो सकती है। लेकिन तब तक तो उसकी हजारों कॉपियां बढ़ चुकी होगी, करोड़ों लोगों ने हाथ दर्ज करा दिया होगा यदि उसको हाथ दर्ज कराना होता। तो किसी गुंडे को मिलेगा क्या मारने से जब उसको पता है कि इस आदमी ने एफिडेविट फाइल करा दी, उस एफिडेविट को वापस नहीं खींच सकता, तो उसको मिलेगा क्या? दूसरा, आरटीआई में क्या है कि आरटीआई एप्लीकेशन फाइल करने वाले की यदि मौत हो जाए तो वो आरटीआई एप्लीकेशन सस्पेंड हो जाती है। अब इंफॉर्मेशन कमिश्नर के लिए या ये इंफॉर्मेशन ऑफिसर के लिए वो बाइंडिंग नहीं बनता उसका जवाब देना। तो उसकी वजह से गुंडे देखते हैं कि चलो इस आरटीआई एक्टिविस्ट को मार डालो। वो संभावना भी टीसीपी में नहीं है, क्योंकि टीसीपी में एफिडेविट चली गई तो उसके बाद आदमी जिंदा रहे या मर जाए वो एफिडेविट वहीं की वहीं रहेगी। तो आदमी को मारने में बहुत खर्चा आता है, उसके बाद पुलिस को पैसा देना, जज को पैसा देना। तो आदमी तभी किसी को मारेगा जब उसको कुछ फायदा मिलने वाला हो। एक बार एफिडेविट चली गई कि भारत के किसी भी कलेक्टर की कचहरी में पहुंच गई तो अब एक्टिविस्ट को मारने से कुछ मिलने नहीं वाला, इसलिए उसको मारने का कोई प्रयत्न नहीं करेगा। और मान लो लगता है कि भाई कोई कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पे गुंडागर्दी बहुत ज्यादा है, पर यदि देश में करोड़ों लोग किसी एफिडेविट पे हाँ दर्ज कराना चाहते हैं तो बहुत सारे एरिया है जहां पे गुंडागर्दी बहुत कम है, जैसे अहमदाबाद है, गांधीनगर है, यहाँ पे गुंडागर्दी बहुत न के बराबर है, वहां जाके कोई एफिडेविट दर्ज कर देगा। तो इस तरह से एफिडेविट दर्ज कराने वाले पे खतरा न के बराबर है। फिर यदि 2 करोड़ लोग हाँ दर्ज कराने तैयार है तो बहुत सारे बड़े नेता भी है राष्ट्रीय स्तर के जिनको गुंडे डरा नहीं सकते, वो उस एफिडेविट को फाइल कराने के लिए तैयार हो जाएंगे। अब दूसरा सवाल आता है कि करोड़ों लोग हाँ ना दर्ज कराना चाहते हैं तो क्या उनको गुंडों के द्वारा धमका सकते हैं? यदि किसी एफिडेविट पे 10 करोड़ लोग हाँ दर्ज कराना चाहते हैं, जैसे एमआरसीएम की एफिडेविट है कि मिनरल रॉयल्टी सीधी सिटीजन को मिलनी चाहिए, तो 10 करोड़ लोगों को धमकाने के लिए तो 15 लाख की मिलिट्री भी कम पड़ेगी। कितने गुंडे लाएंगे? और गुंडे धमकाएंगे, चलो गुंडे ने आपके यहाँ आके धमकी दी, आपने यस के बजाय नो एसएमएस कर दिया, वो जैसे ही बाहर जाता है फिर से यस फाइल कर दो। जो मैंने लिखा है कि आदमी हाँ ना बदल सकता है और उसका आखिरी हाँ ना गिना जाएगा। तो
तो जो आदमी गुंडे भेज रहा है वो कब तक मेरे दरवाजे पे गुंडा खड़ा रखेगा कि मैं कहीं एसएमएस ना भेज दूं, मैं कहीं पटवारी की कचहरी में ना चलाऊं, मैं एटीएम, और कितने लोगों को वो कवर कर पाएगा? देखो, वोटिंग के टाइम गुंडागर्दी क्यों चलती है? क्योंकि वोटिंग एक ही दिन होता है, यानी मुझे गुंडे को सिर्फ एक ही दिन पैसा देना है। यदि मुझे आपको वोट देने से रुकवाना है तो मैंने आपके एरिया में 10-15 गुंडे खड़े कर दिए और एक दिन के बाद वो गुंडे चले गए तो मुझे सिर्फ एक ही दिन वो गुंडे को पैसा देना है। लेकिन टीसीपी में तो मुझे रोज उन गुंडों को पैसा देना पड़ेगा कि भाई देख, कोई पटवारी की कचहरी में नहीं जा रहा, और देख कोई एसएमएस नहीं भेज देगा, और एसएमएस भेजने से गुंडा कैसे रोक सकता है? मतलब तो इस तरह से मुझे लाखों लोगों को मारना पड़ेगा, और वो कब संभव है? और जब जूरी सिस्टम और ये सारे सिस्टम आएंगे, राइट टू रिकॉल पुलिस कमिश्नर, तो ये भी पावर खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि गुंडागर्दी बड़े पैमाने पे चलती है। वो कैसे चलती है? क्योंकि आज भारत में राइट टू रिकॉल पुलिस कमिश्नर नहीं है, राइट टू रिकॉल जज नहीं है। इसलिए जो लोकल लेवल के गुंडे हैं वो पुलिस कमिश्नर और जज से यारी दोस्ती बना के रखते हैं ताकि उनके खिलाफ जो केस आए वो निकल जाए। लेकिन जब राइट टू रिकॉल पुलिस कमिश्नर और राइट टू रिकॉल जज, राइट टू रिकॉल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, ये सारे प्रोसीजर आ जाएंगे तो ये लोग भी गुंडों को पनाह देते हुए घबराएंगे, क्योंकि अंत में ये सारे लोगों को नौकरी प्यारी है और जूरी तो गुंडों को जेल भेज ही देगी। और जूरी सिस्टम में भी मैंने जैसे आपको बताया कि एक गुंडे ने मान लो 500 लोगों को पिटाई की है या परेशान किया है, तो एक केस, दो केस, एक केस में 12 लोगों की जूरी, दूसरे लोगों में 12 लोगों की जूरी, 50 केस हो गए, 600 लोगों की जूरी उसके सामने आ जाएगी। तो उसको अब 600 लोगों को डराना पड़ेगा या रिश्वत देनी पड़ेगी, जो कि मुमकिन नहीं है। जज सिस्टम में क्या होता है, ये 50 के 50 केस एक ही जज के पास जाते हैं, उसने एक जज को एक होलसेल में पैसा दे दिया कि भाई मेरे 50 केस आपके पास है, ये लो 20 लाख रुपया मेरे को 50 के 50 में रिहा कर दो, तो जज उसको 50 के 50 में रिहा कर देता है। जबकि ज्यूरी सिस्टम में हो तो उसको 600 ज्यूरर के साथ नेगोशिएट करना पड़ेगा, जो मुमकिन नहीं है। इसलिए आप देखो कि जहां जहां ज्यूरी सिस्टम है वहां गुंडागर्दी खत्म हो गई। गुंडे आते हैं तो चोरी छिपे आते हैं, चोरी करके भाग जाते हैं, रुकते नहीं है कि रोज हफ्ता वसूलने आए। तो इस तरह से टीसीपी में जो मैंने आपको बताया कि एफिडेविट एक बार फाइल हो जाए उसके बाद वो उतर नहीं सकती, तो एफिडेविट फाइल करने वाले को मारने से किसी का कोई फायदा नहीं है। तो कोई आदमी इस तरह से गुंडे के पीछे लाख 10 लाख खर्चेगा नहीं कि जब उसको कुछ मिलने नहीं वाला। आरटीआई में ये बात मैंने 2004 में भी कही थी अरविंद भाई को कि भाई राइट टू रिकॉल इन्फॉर्मेशन कमिश्नर नहीं होगा तो ये कानून रद्दी के बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने एप्लीकेशन दी, उसने 90 दिन तक जवाब नहीं दिया। अब मैं आरटीआई कमिश्नर के पास जाता हूं फरियाद लेके, आरटीआई कमिश्नर 5 साल तक मुझे जवाब नहीं देगा, जो ऑलरेडी हो रहा है। या तो किसी ने मुझे मार दिया तो राइट टू रिकॉल इन्फॉर्मेशन कमिश्नर है, तो पब्लिक उसको बोलेगी कि इस आरटीआई का जवाब निकाल और वेब पे रख, ताकि जिसने भी मारा है पता चले कि भाई ऐसा क्या था उसकी आरटीआई एप्लीकेशन में कि मर्डर करना पड़ेगा। जबकि राइट टू रिकॉल इन्फॉर्मेशन कमिश्नर नहीं है, तो जैसे ही उस आरटीआई एप्लीकेशन की मौत हो गई वो उसकी आरटीआई एप्लीकेशन लेगा, फाड़ के फेंक देगा, क्योंकि अब जो मर गया वो तो जवाब मांगने आने वाला और उसका वारिस ही, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। इसलिए यदि ये प्रोविजन रखा होता कि आरटीआई एप्लीकेशन एक्टिविस्ट करने वाला यदि मर जाता है तो आरटीआई कमिश्नर को उसकी आरटीआई एप्लीकेशन फॉलो करनी पड़ेगी आखिर तक, और यदि वो नहीं करता तो राइट टू रिकॉल इन्फॉर्मेशन कमिश्नर यानी उसको इंफॉर्मेशन पब्लिक उसे निकाल सकती है। तो आज आरटीआई एप्लीकेशन की मौत नहीं हो रही थी, लेकिन खैर 2004 में उनका कुछ और ही लॉजिक था, आज भी उनका कुछ और लॉजिक है नहीं हो। तो टीसीपी में एफिडेविट फाइल कराने वाले को कोई खतरा नहीं है, और जो हाँ ना करने वाले हैं जो कि लाखों करोड़ों की संख्या में, उनको भी कोई गुंडों का खतरा नहीं है। धन्यवाद।